है हमने कॉमन इफेक्ट ऑस्ट्रोज डायल्यूशन लॉ के बारे में जो है वो पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन सब चीजों के बारे में हमने जो है वो पिछले लेक्चर में जो है वो पढ़ लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्लासिकली क्या कहते थे कि एसिड एक ऐसी चीज होती है जिसका टेस्ट सॉर होता है, ठीक है, जो ब्लू लिटमस को जो है रेड में कन्वर्ट करती है, और जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पे which on reaction with metal gives H2 gas. So एसिड को क्या कहा जाता था? एसिड को कहा जाता था ऐसी चीज जिसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, इसके अलावा जो ब्लू लिटमस को जो है वो रेड में कन्वर्ट करती है, एंड विच ऑन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो एक्चुअली एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जैसे आपके एल्कली मेटल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वेयर जो आपका बेस होता था, बेस ऐसी चीज होती थी जिसका बिटर टेस्ट होता था, जिसका सोपी टच होता था, जो रेड लिटमस को जो है वो ब्लू में कन्वर्ट करती थी। ऐसी चीजों को कहा जाता था आपका बेस। ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या थी? क्लासिकल कंसेप्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट के ऊपर सभी एसिड और सभी बेसिस जो है वो कवर नहीं हो रही थी। इसीलिए क्या हो गया, अलग अलग टाइम्स पे जो है कुछ थ्योरीज दी गई, कुछ कंसेप्ट दिए गए किसके लिए? एसिड और बेसिस के लिए, जिनमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो एरिनीज कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? एरिनीज कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एरिनीज कंसेप्ट के हिसाब से क्या है? एरिनीज कंसेप्ट जो है वो एरिनीज से दिया था 1884 में। और इसके हिसाब से जो एसिड होता है एक ऐसी चीज होती है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और जिसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू एरिनीज कंसेप्ट एन एसिड is a hydrogen containing compound, is a hydrogen containing compound which gives free hydrogen ions, which gives free hydrogen ions when dissolved in water। पानी में डिसॉल्व करने पे जो फ्री H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम जो है वो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है? आपके पास HCl है। HCl क्या है? आपके पास एक एसिड है जिसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? H पॉजिटिव आयन बनता है प्लस Cl नेगेटिव आयन बनता है। आपके पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो आपके पास बनेगा H पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस बनेगा आपके पास NO3 नेगेटिव आयन एक्वस। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? आपके पास एसिड्स है, और ये जो एसिड्स है ये दोनों एसिड्स क्या कहलाते हैं? ये दोनों एसिड्स कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या कहलाते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ पे सिंगल हाइड्रेड एरो है, डबल हाइड्रेड एरो जो है वो नहीं है। डबल हाइड्रेड एरो किसके लिए होता है? वीक एसिड्स के लिए होता है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है? जब पानी में डिसॉल्व करोगे वहां पर क्या बनता है? फ्री H पॉजिटिव आयन बनता है, और जो ऐसी चीज जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा जिसको वाटर में डिसॉल्व करोगे आपके पास फ्री H पॉजिटिव आयन बनेंगे, उस चीज को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ठीक है, वेयर अगर आपके पास एसिड्स कहेंगे सीधा CH3COH, दैट इज योर एसिडिक एसिड, जिसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो आपके पास बनता है CH3CO नेगेटिव आयन एक्वस
दैट इज एसीटेट आयन, प्लस बनता है H पॉजिटिव आयन एक्वस। क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल हेडेड एरो लगाया है, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है, तो इस वाले एसिड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वीक एसिड। वीक एसिड जो होता है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। यहीं पे आप जो है वो फास्फोरिक एसिड का भी जो है एग्जांपल ले सकते हैं। तो एल्केनीज के हिसाब से एसिड एक ऐसी चीज है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड जो डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स फ्री H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बेस क्या होता है इसके हिसाब से। एल्केनीज के हिसाब से बेस क्या होता है, a base is a hydroxyl containing compound which gives free OH negative ions when dissolved in water। एल्केनीज के हिसाब से ऐसी चीज जिसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है या OH प्रेजेंट होता है एंड व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव दैट OH नेगेटिव आयन, इस चीज को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके अंदर OH प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे Na पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस लिखेंगे OH नेगेटिव आयन एक्वस। इसके अलावा आपके पास है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, आपके पास बनेगा K पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव आयन एक्वस। तो ऐसी चीज, ऐसा सबस्टेंस, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड जो डिसॉल्विंग इन वाटर गिव फ्री OH नेगेटिव आयंस, इस चीज को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे मैंने डबल हेडेड एरो नहीं लगाया बल्कि सिंगल हेडेड एरो लगाया, इसका मतलब ये दोनों जो बेसिस है, ये क्या बेसिस है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। NaOH और जो आपका KOH होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है। इसके अलावा अगर मेरे पास NH4OH होगा दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस बनेगा मेरे पास OH नेगेटिव आयन एक्वस। ठीक है, अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो ऐसी चीज जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है और वाटर में डिसॉल्व करने पे वो OH नेगेटिव आयन देता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमने ये देखा कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास वीक बेस है। तो याद रखिएगा वीक बेस के एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, वो भी जो है इसी कैटेगरी में आता है, वीक बेस में नहीं आता है। आपका फास्फोरिक एसिड वीक एसिड में आता है, वो भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसकी अब लिमिटेशंस क्या थी, What are the limitations of Arrhenius concept? सबसे पहला कंसेप्ट, इसने एसिड और बेस को डिस्क्राइब किया बट ओनली इन वाटर। HCl को वाटर में डिसॉल्व किया तब जाके H पॉजिटिव आयन जो है वो बना। अगर मेरे पास सॉल्वेंट कुछ और होगा तो उस केस में क्या होगा, क्या उस केस में भी आपके पास जो है वो एसिड बनेगा, सॉरी इस केस में आपके पास H पॉजिटिव आयन जो है वो निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको मैंने जहां पे भी जो भी रिएक्शन बोला, मैंने एरो के ऊपर वाटर लिखा, इसका मतलब ये एसिड बेस कंसेप्ट को जो है वो बता रहा है, लेकिन खाली किस पे बता रहा है, कौन से सॉल्वेंट में बता रहा है, ये खाली जो है वो वाटर में बता रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है वो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दूसरा सॉल्वेंट होता है तो उस केस में जो है ये इसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, पहली लिमिटेशन इसकी ये रहेगी दैट इट कैन एक्सप्लेन ऑन द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ओनली इन वाटर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी है वो ये है नेचर ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखिए वाटर में जो है, जब भी आप कोई चीज, मैंने बोला कि एसिड एक ऐसी चीज होती है जो पानी में H पॉजिटिव आयन देती है। पानी में क्या होता है, आपका वाटर होता है। ठीक है, ये वाटर जो होता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ ऐसा होता है ये। और जब पानी में ये H पॉजिटिव आयन देता है आपका एसिड, तो पानी के का जो आपका ऑक्सीजन होता है वो इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है, और आपके पास क्या बनता है, आपके पास कुछ ऐसी चीज बनती है HCO, और चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, जिसको हम कहते हैं H3O पॉजिटिव आयन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये कंसेप्ट भी एक नहीं बोल पाया, इसे बोला कि जो चीज वाटर में डिसॉल्व करती है करके H पॉजिटिव आयन देती है वो एसिड होता है, लेकिन H पॉजिटिव आयन वाटर में इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन नहीं रहता, वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में जो है वो रहता है। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती है जो एसिड होता है और बेस होता है, लेकिन वहाँ पे कोई H नहीं होता है, कोई OH नहीं होता है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों एसिड है, लेकिन कहाँ पे आपको जो है वो H दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है।
इसके अलावा आपके पास एमोनिया है, एमोनिया इज अ बेस, लेकिन इस एमोनिया में कहीं भी OH जो है वो नहीं दिख रहा है, तो इस सारी चीजों को भी जो है वो एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया। ठीक है, तो लिमिटेशन इसकी क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि एक तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, खाली बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। पहली चीज तो इसने ये देखी नेचर ऑफ हाइड्रोजन यानी नेचर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हम ये बोलेंगे कि इससे बोला कि जो एसिड होता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव H पॉजिटिव आयन, बट वाटर के अंदर वो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। सेकंड, इसका लिमिटेड स्कोप है, इसने एसिड बेस कांसेप्ट को खाली वाटर में ही जो है वो बताया, किसी दूसरे सॉलिड में जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड, इससे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो एसिड ऐड करते हैं, लेकिन उनमें कोई भी H जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपका एमोनिया होता है, वो एक बेस होता है, लेकिन वहां पर भी कोई OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कैसे एसिड है, ये कैसे बेस है, इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैं खाली हेडिंग देती हूँ, नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ताकि आपको कंसेप्ट आ जाए कि मैंने क्या बोला था इनमें। दूसरा, लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप पे क्या लिखोगे कि दैट इट एक्सप्लेन द एसिड बेस कांसेप्ट ओनली इन वाटर। ठीक है, और थर्ड आ जाएगा आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, वो क्या है? वो एसिड है, बट डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन। इनमें कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एसिड है। आपका एमोनिया है, ये बेस है, बट डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोक्साइड आयन। इनमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी एसिड और बेस है, कैसे है? इस चीज को फिर भी एक्सप्लेन कर पाया। इसने बोला कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो वाटर में डिसॉल्व करते हो, आपके पास क्या बनता है? एक एसिड बनता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, इसने बोला कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वाटर में डिसॉल्व करते हो, आपके पास क्या बनता है? H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। क्योंकि ये दोनों जो है जिनको आप कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, आपके पास क्या बनता है? एक एसिड बनता है। इसीलिए इनको डिसॉल्व करोगे पानी में, आपके पास एसिड बनेगा। इसलिए बोला इसे कि इनका जो नेचर है वो क्या है? एसिडिक नेचर, इसके हिसाब से। दूसरी चीज, एमोनिया, NH3 को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनता है? आपके पास बनता है NH4OH। अब चूंकि NH4OH क्या है? आपके पास एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो इसने बोला कि एमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करने पे गैस बन रहा है, इसीलिए क्या है? आपके पास एमोनिया जो है वो क्या है? आपका बेस है। ठीक है, तो ये था आपके पास एलिनियस कंसेप्ट। एलिनियस कंसेप्ट जो है वो ये कहता है एसिड एक ऐसी चीज होती है जिसमें हाइड्रोजन होता है, जो डिसॉल्विंग इन वाटर गिव H पॉजिटिव आयन। सेकंड, बेस एक ऐसी चीज होती है which contain hydroxyl group and जो dissolving in water give hydroxide ion। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला था आपके पास क्या, ये सारी चीजें तो ठीक थी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। इसका लिमिटेड स्कोप इसलिए है, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? पहली चीज तो ये है कि इसने एसिड बेस को कंसेप्ट को जो है बताया, बट खाली पानी में बताया, इसके अलावा जो है नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो नहीं बताया। दूसरी चीज, वाटर में H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि H2 पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट करता है। इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन इससे नहीं दी थी। और थर्ड, इससे बोला था कि ये सारी चीजें एसिड होती है, ये चीजें बेस होती है, लेकिन इनमें कोई H नहीं है, कोई OH नहीं है, बट फिर भी समवट इसको इससे एक्सप्लेन किया कि ये जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो एसिड बनाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर जो है वो एसिड रहता है। और आपको एमोनिया जो है वाटर में डिसॉल्व करने पे एक बेस बनाता है, इसलिए आपका एमोनिया क्या है वो एक बेस है। ठीक है, तो ये थी आपके पास पहली थ्योरी एसिड और बेस की, जिसको हम कहते हैं एलिनियस कंसेप्ट। सेकंड है आपके पास ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ये दो साइंटिस्ट थे, ब्राउनस्टेड है और दूसरा जो है आपका लॉरी है। ठीक है, इन्होंने 1923 में एक कंसेप्ट दिया जिसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट कहते हैं। ये जो ब्राउनस्टेड था ये डैनिश था, और जो आपका लॉरी है ये इंग्लिश था। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है वो क्या किया, दोनों ही जो है एक डैनिश केमिस्ट था, दूसरा इंग्लिश केमिस्ट था। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली जो है वो 1923 में एक कंसेप्ट दिया एसिड और बेस का, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड और बेस कहते हैं। इसके हिसाब से एन एसिड इज अ सबस्टेंस व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। एन एसिड इज अ सबस्टेंस which has a tendency
to donate protons, and base is a substance which has a tendency to accept proton. जो चीज H पॉजिटिव आयन देती है वो एसिड कहलाती है, जो चीज H पॉजिटिव आयन को जो है वो लेती है उस चीज को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, मैं एग्जांपल देती हूँ HCl। HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, आपको अभी मैंने लिखा है H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो HCl पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो आपके पास क्या बनेगा, ये HCl अपना H पॉजिटिव आयन इसको दे देगा। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा H3O पॉजिटिव आयन और प्लस बनेगा आपके पास Cl नेगेटिव आयन। इनके साथ साथ AQ दैट इज एक्वस भी लिखी गया। ठीक है, तो इसने H पॉजिटिव आयन दिया तभी तो यहाँ से Cl नेगेटिव आयन बना, इसका मतलब ये एक एसिड है। और ये क्या है, आपके पास से H पॉजिटिव आयन दिया, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये बेस है। 1 लिखो, एसिड 1 लिखो इसको, और बेस 1 लिखेंगे इसको। जब आपके पास एसिड जो है एक H पॉजिटिव आयन देता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक बेस में। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे HCl ने जब H पॉजिटिव आयन दिया वो क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया एक बेस में। दिस इज योर बेस 2। और जब आपके पास एक बेस H पॉजिटिव आयन को लेता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में। दिस इज योर एसिड नंबर 2। और ये जो आपके पास है एसिड 1 और बेस 2, इसको हम कहते हैं कंजुगेट पेयर। एक एसिड जब H पॉजिटिव आयन देता है वो क्या करता है, वो एक बेस में कन्वर्ट होता है। इस एसिड और इस बेस को हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर या कंजुगेट पेयर में बोल सकते हो। वैसे अगर एक बेस जो है H पॉजिटिव आयन को लेता है वो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, या फिर इसको भी हम कंजुगेट पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि H3 पॉजिटिव आयन जो होता है वो आसानी से किसी को भी H दे सकता है, इसलिए एक एसिड है। Cl नेगेटिव आयन किसी से भी आसानी से H पॉजिटिव आयन ले सकता है, इसलिए ये क्या है, आपके पास एक बेस है। ये आसानी से ले सकता है H पॉजिटिव आयन, इसलिए बेस है। ये आसानी से किसी को H पॉजिटिव आयन दे सकता है, इसलिए ये क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, तो एसिड जब डोनेट करता है आपके पास H पॉजिटिव आयन वो एक बेस में कन्वर्ट होता है, और जो बेस H पॉजिटिव आयन लेके क्या होता है, एक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये जो आपके पास पेयर बने दो या एक ही पेयर बता दो आप, इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास दूसरी एग्जांपल लेते हैं CH3COOH, दिस इज योर एसिडिक एसिड। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी। अब क्या होगा यहाँ पे, इस केस में मेरे पास बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस बनेगा H3O पॉजिटिव, प्लस क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। एक काम करते हैं, इसको बेस 2 लिखो, इसको बेस 1 लिखो, क्योंकि इस एसिड से यही बन रहा है, इस बेस से यही बन रहा है। ठीक है, अब देखिए एसिटिक एसिड ने अपना H पॉजिटिव आयन वाटर को दिया, तभी तो यहाँ से H3O पॉजिटिव आयन बना है। अब इसने क्या किया है, दिया है, इसका मतलब ये आपके पास एसिड है, एसिड 1। इसने लिया है, इसका मतलब ये बेस है, इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब जब एसिटिक एसिड H पॉजिटिव आयन देता है वो क्या करेगा, वो एक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज योर बेस नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 से ही लिखा है। ठीक है, इसको भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे हम। ठीक है, और ये जो आपके पास वाटर है ये H2O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर ने H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है, दिस इज योर बेस। लेकिन जब एक बेस H पॉजिटिव आयन लेता है तो वो क्या होता है, ये एसिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज योर एसिड नंबर 2। ठीक है, और ये जो आपके पास बना, ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास ब्राउनस्टेड एसिड, और इसके हिसाब से एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज। ये एम्फोटेरिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक स्पीशीज का मतलब होता है the species which can act as both acid and, ऐसी चीज जो एसिड भी एक्ट कर सकती है और बेस भी एक्ट कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास
नाइट्रिक एसिड, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा नाइट्रेट आयन और प्लस मेरे पास बनेगा H3 पॉजिटिव आयन। ये अपना H पॉजिटिव आयन इसको देगा तो मेरे पास बनेगा NO3 नेगेटिव आयन। यहाँ से जब ये H पॉजिटिव आयन इसको देगा तो यहाँ से बनेगा आपका H3O पॉजिटिव आयन एक्वस। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मेरे पास एमोनिया होता प्लस वाटर, एमोनिया जो है वो H पॉजिटिव आयन लेगा यहाँ से तो मेरे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव आयन एक्वस, और इसने दिया है यहाँ पे खाली OH बचेगा तो आपके पास बनेगा OH नेगेटिव आयन एक्वस। अब देखिए यहाँ पे एसिड ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन लिया, इसका मतलब यहाँ पे आपका ये जो है वाटर को ऐड कर रहा है एज अ बेस, वेयर आपका नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहा है एसिड, क्योंकि ये दे रहा है, ये वाला H पॉजिटिव आयन ले रहा है। ठीक है, वहीं आपका जो एमोनिया है इस केस में ये क्या ऐड कर रहा है एज बेस और आपका वाटर ऐड कर रहा है एसिड, बिकॉज इस केस में आपका वाटर जो है वो H पॉजिटिव आयन इसको दे रहा है। एक रिएक्शन में आपका वाटर ऐड कर रहा है एज बेस, दूसरी में ऐड कर रहा है एज एसिड, इसका मतलब जो आपका वाटर है वो क्या है आपकी एम्फोटेरिक स्पीशीज, ये एसिड भी ऐड कर रहा है और बेस भी जो है वो ऐड कर रहा है। ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं कि ब्राउनस्टेड-डोरी कंसेप्ट की क्या क्या एडवांटेजेस है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी एडवांटेज है वो ये है, इसके हिसाब से खाली मॉलिक्यूल ही जो है वो नहीं होता है एसिड और बेस, एक आयन भी जो है वो एसिड और बेस एक्ट कर सकता है। कैसे, मैंने आपको बोला HCl, मैंने बोला प्लस वाटर, इट गिव्स H3O पॉजिटिव आयन और प्लस Cl नेगेटिव आयन। मैंने बोला था ये एसिड है क्योंकि ये देगा आपका H पॉजिटिव आयन, और ये बेस है क्योंकि ये देगा यहाँ से H पॉजिटिव आयन। मैंने बोला जब एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन जो है वो दे देता है वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके पास जो बेस H पॉजिटिव आयन ले लेता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आयन्स है, और नीचे क्या लिखा मैंने एसिड और बेस लिखा, इसका मतलब खाली मॉलिक्यूल्स ही नहीं जो है वो ऐड करते हैं एसिड और बेस, बल्कि आपके पास आयन्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं एसिड एंड बेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, ये एक्सप्लेन कर पाया किस चीज को, इसने एक्सप्लेन किया बेसिक नेचर ऑफ एमोनिया। एमोनिया इज अ बेस, कैसे पता चला, अभी मैंने NH3 को जो है वो वाटर में जो है वो डिसॉल्व किया, मेरे पास बना NH4 पॉजिटिव आयन और प्लस बना मेरे पास OH नेगेटिव आयन, इसका मतलब एमोनिया मेरे पास बेस है, बिकॉज एमोनिया ने क्या किया है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। जो एरिनिस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ब्राउनस्टेड-डोरी ने उसका एक्सप्लेन कर पाया कैसे, इसने बोला कि जब आप एमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्राउनस्टेड-डोरी कांसेप्ट को जो है वो फिल करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इज नॉट लिमिटेड ओनली टू वाटर, आपके पास HCl है और आपके पास जो है वो NH3 है, ये आपके पास एसिड है, ये आपके पास बेस है। इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर ये दोनों क्या करेंगे, ये वाला जो है वो क्या करेगा, इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको H पॉजिटिव आयन इसको दे देगा, आपके पास क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव आयन और प्लस क्या बनेगा यहाँ से Cl नेगेटिव आयन। इसने अपना H पॉजिटिव आयन दिया, इसका मतलब जो है ये एसिड कहलाएगा, इसने H पॉजिटिव आयन दिया, इसका मतलब ये बेस कहलाएगा। बेस जब H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है, और एसिड जब H पॉजिटिव आयन देता है वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इवन यहाँ पे कोई वाटर वगैरह मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर आपके पास जो एसिड बेस रिएक्शंस है वो होती हैं ब्राउनस्टेड-डोरी के हिसाब से। तो इसकी जो है एडवांटेजेस जो है वो क्या आ जाएगी, सबसे पहली एडवांटेज इसकी आएगी दैट दिस कंसेप्ट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू मॉलिक्यूल्स। एडवांटेज this concept is not limited only to molecules. Even ions can also act as acids and bases. आयंस भी जो है वो ऐड कर सकते हैं एसिड और बेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट कैन एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमोनिया। इट कैन एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमोनिया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी एडवांटेज, according to Bronsted-Lowry concept, substance can act as acid and base even in absence of water. Substance can act as acid and base even in absence of water. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोली थी NH3 की और H3 की, ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस थी।
डिसएडवांटेजेस भी है, खाली इसकी एडवांटेजेस नहीं है बल्कि डिसएडवांटेजेस भी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ some substances like AlCl3, BCl3 etc. यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका लिविस कंसेप्ट आता है जो इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ठीक है। ये सारे एसिड जो है वो होती है, लेकिन इनमें कोई भी जो है वो आपका H पॉजिटिव आयन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, कोई एक्सेप्शन, कोई भी जो है वो डोनेशन नहीं हुई है, ठीक है। सेकंड चीज, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन, it does not explain the reaction between acidic oxide and basic oxide. Acidic oxide and basic oxide के बीच में जो है वो रिएक्शन होती है where no proton exchange takes place, where no proton exchange takes place। जैसे आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है वो कैसे बनता है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको किसके साथ ट्रीट करवाते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जो है वो ट्रीट करवाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है दिस इज योर बेसिक ऑक्साइड, वेयर सल्फर ट्राइऑक्साइड इज योर एसिडिक ऑक्साइड। क्या यहाँ पे इन दोनों में कोई H पॉजिटिव आयन का ट्रांसफर हो रहा है, क्या कोई H दे रहा है, कोई दूसरा H ले रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी H बेस है वो फिर भी एसिड है, क्यों है, रॉस-अलोरी कंसेप्ट जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करता। इवन इस वाले कंसेप्ट को लिविस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है जो हम ग्रेजुएशन लेवल में जो अगर आप आगे जाएंगे वहाँ पे आता है लक्सफ्लड कंसेप्ट, ऑक्साइड आयन का डोनर और एक्सेप्ट करना, वो होता है आपका, वहां पर ये जो है वो चीज आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे तीसरा वो है आपके पास लिविस कंसेप्ट। थर्ड है आपके पास लिविस कंसेप्ट। लिविस कंसेप्ट के हिसाब से, लिविस कंसेप्ट जो है वो लिविस ने ही दिया था 1923, ठीक है, लिविस ने दिया था 1923। इसके हिसाब से क्या है, जो आपका बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और जो आपका एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ये आपका डोनर होता है, ये आपका क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, और इन दोनों के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे मेरे पास क्या है, सपोज करो मेरे पास B है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है मेरे पास, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है वो किसी A के साथ, A पॉजिटिव के साथ जो है वो क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो दो एटम्स के बीच में बनता है, जिसमें आपके पास क्या होता है, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन शेयर वो दोनों करते हैं। कोवलेंट में क्या होता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा जो है म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज म्यूचुअल शेयरिंग, वो होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन शेयरिंग वो दोनों करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम देता है, लेकिन शेयरिंग जो होती है वो दोनों करते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम देता है, लेकिन शेयरिंग जो है वो क्या करते हैं, दोनों करते हैं, और इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां की तरफ जो आपका पॉइंट होता है, और एरो का जो डायरेक्शन होती है वो किस साइड होती है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपके पास एक बेस है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए, इसे इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया, इसका मतलब इसके हिसाब से क्या है, ये एसिड है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये है आपके पास लिविस कंसेप्ट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लिविस बेसिस, मैंने बोला कि बेस होती है जो इलेक्ट्रॉन को देती है। अब कौन कौन से जो है स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को देंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन सी होती है,
सभी एनाइन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इसका मतलब वो सारे ऐड करेंगे एज बेस। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज भी होती हैं जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, which have a tendency to donate those electron pair, for example your water, your alcohol, ठीक है। इनमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये क्या ऐड करेंगे आपके पास, ये ऐड करेंगे एज बेसिस, ठीक है। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ लेविस बेसिस। टाइप्स ऑफ लेविस बेसिस, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नेगेटिवली चार्ज आयंस, दैट इज योर एनाइंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है F नेगेटिव आयन, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, with at least one lone pair of electron, जिसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है, which they can easily donate, which they can easily donate। ऐसी चीजें जो न्यूट्रल होती है लेकिन उनमें क्या होगा, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आपके पास क्या है, अमोनियम, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपके पास होता है ROH, दैट इज योर अल्कोहल, अल्कोहल में भी जो ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होते हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके पास है RNH2, दैट इज आपके पास है अमाइन, प्राइमरी अमाइन, इसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो दे सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे आपके पास, ये बेसिस कहलाते हैं, ठीक है। अब है आपके पास टाइप्स ऑफ लेविस एसिड्स। अब इसके हिसाब से एसिड क्या है आपके पास, ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, इसका मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही एक्सेप्ट करेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑलकैटाइन्स, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होती हैं वो सब क्या होती है, लेविस एसिड्स होते हैं। जैसे आपके पास है Na पॉजिटिव आयन, आपके पास K पॉजिटिव आयन है, आपके पास Ca2 पॉजिटिव आयन है, ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके पास लेविस एसिड्स कहलाते हैं। दूसरा, the molecule in which the central atom has incomplete octet, the molecules in which central atom has incomplete octet, आपके पास है AlCl3, BCl3। चलो इसकी बात करते हैं, एल्यूमिनियम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसका 7, 1 2 3 4 5 6, इसका 7, 1 2 3 4 5 6, इसका 7। इसका मतलब इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। अब एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें खाली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, शेयरिंग के बाद भी 6 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एल्यूमिनियम के पास, इवन आफ्टर शेयरिंग। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू लेविस कांसेप्ट, वो क्या होती है आपकी, वो एक एसिड होती है। इसलिए आपके पास ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाएंगी, आपका एसिड कहलाएगी। जो ब्रॉन्स्टन और एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो जो है वो लेविस एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेविस एसिड में आएगा वो आएगा आपके पास जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है लेकिन जगह है इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी d orbitals, the molecules in which central atom has empty d orbitals, जिनमें क्या होता है आपके पास empty d orbitals जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज आपके पास क्या है SnCl4, तिनका क्लोराइड, ठीक है। आपके पास SiF4 है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड,
इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों में क्या है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, वो भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है लेकिन जगह है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं क्योंकि इनके पास खाली जगह बहुत ज्यादा होती है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होती है, तो ये भी ऐड करेंगे यहाँ पे एज एसिड्स के तौर पे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसमें दो एटम क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, दे आर जॉइंड बाय multiple bond atoms in which molecules in which atoms of different electronegativity, molecules in which atoms of different electronegativity are joined by multiple bonds। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मॉलिक्यूल इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कर सकती है, इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो है वो लेविस एसिड में जो है वो इंक्लूड किया जाता है बिकॉज़ दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद लास्ट आएगी इसकी लिमिटेशन। ठीक है, समझ में आ गया इसमें क्या था, एसिड कौन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को वही लेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसमें भी कैटायन होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सेकंड, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उनकी भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है लेकिन उनमें खाली जगह काफी ज्यादा होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी क्या आएंगे आपके लेविस एसिड्स में आएंगे। और लास्ट, अगर आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास एटम, दो एटम से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एंड दे आर जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड, वो भी क्या कहलाते हैं आपके लेविस एसिड्स कहलाते हैं। Now most important their disadvantages, limitations of Lewis concept, limitations of Lewis concept, Lewis concept की लिमिटेशन। सबसे पहली चीज जो कॉमन एसिड्स हैं, it fails to explain the acidic character of some common acids like HCl, HNO3, H2SO4। ये ऐसे एसिड्स हैं जहां पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, ये कोई इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी एसिड है और वो बहुत ज्यादा कॉमन एसिड है, इनको ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है। दूसरी चीज, जो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन है, मैंने आपको पहले बोला था कि आपके पास सपोज करो ये बेस है, ये एसिड है और आपके पास क्या बनता है, बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, एसिड इलेक्ट्रॉन को लेता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। एसिड बेस रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट होती है, वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्लो होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक फास्ट रिएक्शन में एक स्लो बॉन्ड जो है वो बन रहा है, ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, या इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन इज नॉर्मली क्वाइट फास्ट, एसिड बेस रिएक्शन is normally quite fast, but coordinate bonds are formed slowly. Coordinate bonds are formed slowly, therefore it does not fit the acid base concept. Therefore it does not fit the acid base, ये इस acid base concept में जो है वो फिट नहीं हो रहा था। ठीक है, it does not fit in the acid base concept। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है इसका, the relative strength of acid and base cannot be compared according to Lewis concept। The relative strength of acid and base cannot be compared by Lewis concept। कौन
कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा जो है वो बेस है, वो हम जो है वो लिमिट्स के हिसाब से जो है वो नहीं बता सकते, ठीक है। एक कॉमन एसिड की एसिडिक कैरेक्टर ये नहीं बता सकता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट होती है, उस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो स्लो है कैसे बन रहा है वो भी नहीं बता पाया, और स्ट्रेंथ क्या है, एक एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है, बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसको भी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर